हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नए माह की शुरुआत करेंगे और आज के वीडियो में 1 मार्च 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, जो कि मैंने आपसे 25 तारीख को पूछा था। 25 फरवरी के बाद से कुछ कारणों की वजह से मैं आपको 3 दिन करंट अफेयर नहीं दे पाया था। उसके लिए माफी चाहता हूँ और कोशिश पूरी रहेगी कि अब से करंट अफेयर आपके सुबह सुबह 4 बजे ही आपको मिल जाया करें और डेली मिल जाया करें। और करंट अफेयर की जो पीडीएफ है लेकिन 25 के बाद की, वो सारी मैंने कल टेलीग्राम पर अपलोड कर दी थी, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। एक और बात, आज अभी आपको जब तक ये वीडियो मिल रहा होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर मंथली मैगजीन भी मैं शेयर कर रहा हूँ फरवरी महीने की, जिसमें फरवरी के ओवरऑल करंट अफेयर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि वैदिक पीरियड में जब वेदों का समय चल रहा था, तो उस टाइम पर वो स्कूल्स या फिर वो परिसर जहां पर वेदों के बारे में सिखाया जाता था, उन जगह को क्या कहा जाता था? जैसे आज की डेट में बच्चे पढ़ाई करने कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं ना। तो उसी तरीके से वैदिक पीरियड में उस जगह को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था चरण। क्या कहा जाता था? चरण। मैंने कमेंट सेक्शन देखा, तो काफी लोगों ने तो चरण आंसर किया है, उनके आंसर तो सही है। लेकिन काफी लोगों के आंसर गलत भी हो गए हैं। उन लोगों ने सखा आंसर कर दिया है। एंड आई एम वेरी श्योर आपने गूगल में सर्च किया होगा, तभी आपने सखा आंसर कर दिया है। आपको बता दूं, सखा स्कूल को नहीं बोलते थे। सखा उन टेक्स्ट को बोलते थे जो कि वेदों को इलेबरेट करते हैं। मतलब कहने का आप ये समझ लो, उन किताबों को या फिर उन लेखों को जो कि हमें ये बताते थे कि वेदों का मेन मतलब क्या है, उन्हें सखा बोला जाता था। अब यज्ञ, या फिर हिंदी में इसी को यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ का मतलब क्या है? जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं हिंदू धर्म के, और आग के सामने परफॉर्म किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है यज्ञ। आज की डेट में भी आप जानते हो ना, कई लोग ऐसे यज्ञ बोलते हैं, हवन बोलते हैं, जिसमें आहुति डाली जाती है और भगवान को याद किया जाता है। और होत्र का मतलब क्या होता था? वैदिक पीरियड में होत्र का मतलब होता था साधु। ठीक है, जो साधु संत होते हैं ना, तो जो मेल साधु होते थे उन्हें होत्र कहा जाता था, या जो मेल ऋषि मुनि होते थे उन्हें होत्र कहा जाता था। और जो फीमेल साधु संत या ऋषि मुनि होते थे, उन्हें होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके वैदिक पीरियड से हिस्ट्री के बनते ही बनते हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अपने राज्य के अंदर सभी लोगों के लिए यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत करी गई है? इस योजना की सरकार जो है, ये है नागालैंड सरकार। नागालैंड में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो। अब देखिए, इस स्कीम का मतलब क्या है। नागालैंड सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के अंदर हर वो व्यक्ति, हर एक फैमिली में जो कि कमाता है, कमाने के लिए बाहर जाता है, या फिर आप बोल सकते हो हर एक घर का जो मुखिया व्यक्ति है, उसको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और इसके अलावा फैमिली के अदर किसी 3 मेंबर्स को दिया जाएगा इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस जो होगा, ये लाइफ टाइम इंश्योरेंस होगा, जब तक उनका जीवन है तब तक। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तो उस केस में बीमारी होने पर सरकारी हॉस्पिटल्स में नागालैंड के अंदर उनका प्रॉपर जो भी इलाज होगा वो चलेगा। उतना ही नहीं, अगर एक्सीडेंट का केस है तो उस केस में भी सरकारी अस्पताल में इलाज उन्हें दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और नागालैंड में गवर्नर कौन है? ये है ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान यहाँ पे मुख्यमंत्री है। ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी पॉकेट यूपीआई अपना लॉन्च किया है कस्टमर्स के लिए? और इसकी खास बात ये होगी कि आप इसमें बैंक अकाउंट लिंक किए बिना ही पैसा खर्च कर सकते हो। मतलब अभी तक आपने देखा होगा, जैसे कि आप भारत पे यूज करते हो या फोन पे, गूगल पे, अगर आप ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, तो उसमें आपने देखा होगा आपको अपना बैंक अकाउंट मर्ज कराना होता है, लिंक करना होता है। तब जाकर आपके बैंक अकाउंट से उस वॉलेट में पैसा आता है, और उस वॉलेट से तब आप खर्च कर पाते हो, राइट? लेकिन ये है मोबीक्विक। मोबीक्विक ने एक नया फीचर दिया है अपने पेमेंट एग्रीगेटर पे, जिसमें कि आप डेबिट कार्ड से, ठीक है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, केवल इनकी डिटेल डालने से ही आप डायरेक्टली उस वॉलेट पे पैसा ले सकते हो। आपको अपने बैंक अकाउंट डालने की जो डिटेल्स हैं उनकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पर, आपका डेबिट कार्ड है, तो आप डेबिट कार्ड की डिटेल डालिए, कार्ड का नंबर डालिए, सीवीवी डालिए, और आपके डेबिट कार्ड से
डायरेक्टली यहाँ पर पैसा आप वॉलेट में ले सकते हो। मोबीक्विक जो है, इसकी स्थापना साल 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इसके सीईओ है बिपिन प्रीत सिंह। क्या नाम है? बिपिन प्रीत सिंह। कुछ टाइम पहले भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? ये हैं सलमान खान, जो कि भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? ये हैं आमिर खान। गगनयान मिशन, जिसकी बातें पिछले 3 से 4 सालों से लगातार चल रही हैं, कई बार करंट अफेयर में हम लोग पढ़ते भी रहते हैं जो भी अपडेट्स होती हैं, तो हाल में ही वो घड़ी आ चुकी है और इसी साल गगनयान मिशन लॉन्च होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के लिए कितने एस्ट्रोनॉट्स के नाम उजागर किए हैं? तो टोटल 4 नामों की घोषणा करी गई है। ये 4 लोग कौन कौन हैं? एक तो हैं प्रशांत नायर, दूसरे हैं अंगद प्रताप, तीसरे हैं अजीत कृष्णन। पूरा नाम है इनका अजीत कृष्णन। और जो चौथे एस्ट्रोनॉट होंगे, ये हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है। तो टोटल डिटेल मैंने पीडीएफ में दे दी है, एक बार आप ठीक से वहां पर भी देख लीजिएगा। गगनयान मिशन जो है, ये भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें अंतरिक्ष में भारत की तरफ से ह्यूमंस भेजे जाएंगे। ठीक है, इंसान भेजे जाएंगे, वरना अभी तक हमने जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं वो सारी बिना इंसानों के ही लॉन्च करी हैं। ओनली सैटेलाइट गई है, तो पहली बार ऐसा होगा कि हमारी तरफ से अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। इनकी लगातार कई महीनों से ट्रेनिंग भी चल रही है। और ये जो मिशन होगा, इस मिशन का मेन उद्देश्य जो है वो है स्पेस के अंदर भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन हो। ठीक है। तो अगर यह सफल रहता है तो बहुत ही जल्द हम शुरू कर देंगे अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाना। और भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि 2040 तक मून के लिए भी पहला ऐसा मिशन लॉन्च करें जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा सके। अभी तक जैसे कि आपने देखा था चंद्रयान 3 हो गया था, लेकिन बिना ह्यूमन के गया था। तो ह्यूमन के साथ हम लॉन्च कर पाएंगे 2040 तक, ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। और गगनयान मिशन के लिए ये भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि इस साल के दूसरे क्वार्टर में इसको लॉन्च किया जाएगा। मतलब मार्च का महीना निकल जाएगा तो उसके बाद अप्रैल, मई या जून में से कोई भी तारीख हो सकती है। और इसको इसी महीने लॉन्च भी कर दिया जाएगा, तारीख को भी। बाय द वे, अगर इसरो की बात करें, ये जो प्रॉपर मिशन है ये इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसरो के चेयरपर्सन है इस टाइम पे डॉक्टर एस सोमनाथ। ये कौन सा संस्थान है जिसने आईआईटी मद्रास के साथ पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल बनाएंगे, जिसकी खास बात ये होगी कि ये जो गर्भकाल होता है महिलाओं का, उसकी आयु पता लगाने में मदद करेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी कितने ड्यूरेशन तक लगभग रहेगी। कभी आपने देखा होगा कि डिलीवरी 8.5 महीने में भी हो जाती है, कभी 9 महीने में भी होती है और कभी 9 महीने से ज्यादा भी लग जाता है। ठीक है। तो इन सारी चीजों को एक तरीके से गर्भकाल की जो आयु है इसका अनुमान लगाने के लिए ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने आईआईटी मद्रास के साथ पैक्ट साइन किया है। ये कौन है जिनको विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय में नए निदेशक या डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं हरकज़ा दास। क्या नाम है? हरकज़ा दास। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हो 2010 बैच की अधिकारी हैं। इंडियन पोस्टल सर्विसेज ऑफिसर हैं ये, इनका जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म था। लेकिन इस टाइम पर ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थी। अब ये डायरेक्टर के रूप में कार्य करेंगी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय में। क्या आप बता सकते हो अभी कुछ टाइम पहले एनटीपीसी के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो ध्यान रखना, ये है रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार एनटीपीसी के नए डायरेक्टर। ये कौन सा देश है जिसने फैसला लिया है कि ये जो तंबाकू को बैन करने का जो कानून है, इसको ये फिर से छेड़ेंगे, मतलब फिर से इसमें चेंजेस लाएंगे? तो ये देश है न्यूजीलैंड। अब देखिए चेंजेस ये क्या लाने वाले हैं। न्यूजीलैंड सरकार ने फैसला लिया है कि एक क्लॉज बना रहे हैं कि 1 जनवरी 2009 के बाद जिनका जन्म हुआ है उन्हें किसी भी तरीके से तंबाकू नहीं मिलेगी न्यूजीलैंड के अंदर। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के अंदर जितने भी तंबाकू से जुड़े हुए पदार्थ बिक रहे हैं उनमें आप ये समझ लीजिए जो निकोटिन कंटेंट है उसमें भी करीब 40% तक की गिरावट करी जाएगी। मतलब जो उनका नशा है एक तरीके से वो कम कर दिया जाएगा, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम कर दी जाएगी।
और इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के अंदर तंबाकू बेचने वाले जो रिटेलर्स हैं उनमें से 90% का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये 3 क्लॉज में लेकर एक तरीके से न्यूजीलैंड के अंदर तंबाकू को पूरा ग्राउंड लेवल पर, आसमान से फर्श पे लाने की कोशिश करी जा रही है। बाय द वे, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको तो भारत में भी होना चाहिए। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ये हैं प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के। अभी 6 महीने पहले ही ये अपॉइंट किए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है आचार्य लोकेश मुनि। एक्चुअली ये पीएचडी भी कर चुके हैं, तो इनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है, तो आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि आप इन्हें बोल सकते हो। तो इनको अभी ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। किसने इनको सम्मानित किया है? तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जो लोकेश मुनि है, ये पिछले 30 सालों से जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने एक अहिंसा फाउंडेशन की भी स्थापना करी थी। इसके अलावा ये जो भारतीय विरासतें हैं उनको भी प्रमोट करने का काम करते हैं दुनिया भर में। ठीक है, तो एक तरीके से विश्व के पटल पर कहीं ना कहीं भारत की जो इमेज है उसको बहुत ही बेहतर इन्होंने बनाया है। और जैन धर्म का पिछले 30 सालों से लगातार प्रचार प्रसार किया है, जिसकी वजह से जैन पिलग्रिमेज सेंटर जो है, ठीक है, जो कि कर्नाटक के हुबली में पड़ता है, वहां पर इनको ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर से सम्मानित किया जाएगा। और इस टाइटल का मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर में जैन धर्म को ये इस टाइम पर लीड कर रहे हैं। एक किताब है, ये जो किताब है इसको रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। और दरअसल ये जो ओरिजिनल बुक है उसे नहीं सम्मानित किया गया है, उसका बंगाली ट्रांसलेशन कुछ टाइम पहले किया गया था, उसको इस प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इसका बंगाली ट्रांसलेशन है क्या, मतलब नाम, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको मैं रियल बुक का नाम बताता हूँ। जो इसकी रियल बुक है इसका नाम है ले डाइवेन टी स्टालिन। टी स्टालिन, ठीक है। और जो इसकी बंगाली ट्रांसलेशन किताब है उसका नाम है स्टालाइनर दीवान। क्या नाम है? स्टालाइनर दीवान। अब ये किताब किसके ऊपर है? ये किताब जोसेफ स्टालिन के ऊपर लिखी गई थी। जोसेफ स्टालिन कौन है? ये 1924 से लेकर 1953 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई है, तब तक ये सोवियत संघ के लीडर के रूप में कार्य कर रहे थे। और इस किताब में बखूबी उनकी लाइफ में घटित कई चीजों के बारे में बताया गया है। जोसेफ स्टालिन आखिरी के कुछ सालों में इंसोम्निया का शिकार भी हो गए थे। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस टाइम पर, करीब, इंसोम्निया एक तरीके का स्लीप डिसऑर्डर होता है। जो भी व्यक्ति इंसोम्निया से ग्रसित होता है, यह समझ लीजिए कि कभी रात में नींद नहीं आती है, कभी पूरी पूरी रात जग के निकल जाएगी, और कभी आप ऐसा समझ लीजिए कि दिन में जब काम करने का समय होगा तो नींद आने लगेगी। तो स्लीप का कोई पैटर्न ही नहीं रहता है। कभी रात में भी नींद आ जाएगी, या फिर पूरी रात आई है और अगली रात नहीं आएगी, इस तरीके से। और कभी 4 4 दिन नींद नहीं आएगी। इस तरीके के डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इन्हें ये था अपनी लाइफ में। इसके अलावा इन्हें भूतों से भी डर लगता था। इन्हें ऐसा लगता था कि कोई घोस्ट इनका पीछा कर रहा है। तो ये सारी चीजें इस किताब में निहित करी गई है। और ये जो इसका बंगाली ट्रांसलेशन है, ये किसने किया है? तो इनका नाम आप जरूर ध्यान रखें। इनका नाम है पीके चटर्जी, पंकज कुमार चटर्जी। और जो इसकी मेन किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसको लिखा गया है जीन डैनियल के द्वारा। किसके द्वारा? जीन डैनियल। रिलायंस के द्वारा पशु कल्याण पहल शुरू करी गई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वंतारा। क्या नाम है? वंतारा। अब ये जो वंतारा नाम का इनिशिएटिव है, इसको रिलायंस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके लिए एक रेस्क्यू सेंटर, या आप बोल सकते हो रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट सेंटर, ये बना रहे हैं। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। और इसके बारे में समझिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। गुजरात के अंदर जो जामनगर में रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, उसकी ग्रीन बेल्ट में रिलायंस के द्वारा 3,000 एकड़ जमीन ले ली गई है। और ये जो पूरी जमीन है, इसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, एक जंगल का पूरा इसको प्रारूप दिया जाएगा। और पूरे भारत भर से कई सारे पशुओं को, जो कि रोड पे ऐसे दुर्दशा के रूप में घूम रहे हैं, उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है, फिर चाहे वो गाय हो, हिरन हो, भेड़ हो, कोई भी हो,
तो इन सभी पशुओं को लाकर इस फॉरेस्ट में रखा जाएगा, इनकी केयर करी जाएगी। इतना ही नहीं, इसका एक नया विंग भी खोला जाएगा जिसमें पशुओं से जुड़ी हुई रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किए जाएंगे, जिससे कि उनसे रिलेटेड बीमारियों के भी बारे में पता लगे, तो हम पहले से ही जागरूक रहे उसके बारे में। तो ये काफ़ी ग्रेट इनिशिएटिव है वंतारा, जो कि रिलायंस के द्वारा लिया गया है। और इसकी जो पूरी देखभाल है, मतलब आप समझ लो इसकी जो पूरी मॉनिटरिंग होगी वो होगी अनंत अंबानी के हाथ में, अनंत अंबानी। और इस टाइम पे रिलायंस जियो के चेयरपर्सन कौन है? ये हैं आकाश अंबानी। ये कौन है जिन्होंने 11वें एशियन ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर गर्ल्स फ्री स्टाइल में बेस्ट इंडिया टाइम टाइटल जीता है? देखिए, बेस्ट इंडिया टाइम टाइटल उसको मिलता है जो कि इस टाइम पर भारत में फास्टेस्ट स्विमर हो, ठीक है, करंट टाइम पे तो उसको मिलता है। तो ये जो मिला हुआ है इस बार बेस्ट इंडिया टाइम का टाइटल, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है, इनका नाम है धी निधि दे सिंधु। क्या नाम है? धी निधि दे सिंधु। इन्होंने अभी इस इवेंट में एशियन ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर की जो पर्टिकुलर रेस थी, जिसे स्विम करके पार करना था, इसे इन्होंने कवर किया था 57.33 सेकेंड में। क्या इन्होंने गोल्ड जीता या सिल्वर जीता या ब्रोंज जीता? नहीं, इन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज में से कुछ भी नहीं जीता है। भारत में इस टाइम पे फास्टेस्ट स्विमर है। अब मैं आपको समझा देता हूँ गोल्ड किसने जीता है, तो इनका आप नाम ध्यान रखिए। ये जापान की खिलाड़ी है, इनका नाम है मिनामी यू। मिनामी यू, इन्होंने गोल्ड जीता है। इन्होंने 56.45 सेकेंड में कंप्लीट किया। इसके अलावा जो सिल्वर जीता है ये भी जापान की खिलाड़ी है, इनका नाम है सुम युई। सुम युई, इन्होंने 56.57 सेकेंड्स में इसको कवर किया। और तीसरा जो ब्रोंज जीता है ये वियतनाम की खिलाड़ी है, इनका नाम है हीन गुयेन। हीन गुयेन, ठीक है। इन्होंने जो ये कवर किया है ये 56.69 सेकेंड में कवर किया है। ओके। ये कौन है जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, और ये पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं? तो ये भारतीय हैं सुनील भारती मित्तल, और मित्तल ग्रुप के ओनर हैं ये। और इनको ये सम्मान इसलिए दिया गया है कि इन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है व्यापार के क्षेत्र में, तो इससे भारत और ब्रिटेन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध काफी अच्छे हुए हैं। दोनों देशों को काफी फायदा भी मिला है। नाइटेड जो है ये एक ऐसा सम्मान है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बेहतरीन सिविलियंस को दिया जाता है जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। और ये सम्मान इनको ब्रिटेन के राजा की तरफ से दिया गया है। इस टाइम पे ब्रिटेन में किंग कौन है? ये है चार्ल्स थर्ड। कौन है? चार्ल्स थर्ड। ये कौन है जिनके द्वारा स्वयं प्लस नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो कि भारत भर में युवाओं को कोर्स ऑफर करेंगे? तो इसको लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अब समझते हैं स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है क्या। इससे पहले जब कोविड पेंडेमिक आया था ना, तो भारत सरकार ने स्वयं नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिससे कि घर बैठे आप ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते थे। अब उसका एक्सटेंडेड वर्जन आ गया है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। अब इसके आगे प्लस लग गया है। इसका मतलब यह है कि जो कि घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो सरकारी पाठ्यक्रम को यहाँ पर लेक्चर्स के फॉर्म में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में अपलोड किया गया है। आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं वो सारे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप छात्र नहीं भी हैं तो आप स्किल डेवलपमेंट के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप फिटर की जॉब करना चाहते हो, ठीक है, या फिर मान लेते हैं आप प्लम्बर की जॉब करना चाहते हो, तो या फिर आप मान लीजिए आप एक वेल्डर हैं अच्छे, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई स्किल डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स इसमें अपलोडेड होंगे। तो ये काफ़ी ग्रेट इनिशिएटिव है। इसके लिए कुछ भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कोर्सेज हैं ये सिंपली आप स्वयं प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। अब मेरा आज का सवाल आपसे, टाउन प्लानिंग जिसको बोलते हैं नगर नियोजन, मतलब कहने का सरकार के पास ये जो अथॉरिटी होती है कि वो एक नया शहर बसा सकते हैं, ये प्रावधान हमारे संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत आता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। 2024 के कोई भी एग्जाम हो, चाहे अभी 3 महीने के बाद से आपके जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे, देखते ही देखते अगले 2 महीने में आई थिंक या 2.5 महीने में खत्म हो जाएंगे, तो आपके एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं। आप उन सभी के लिए एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से मेरा फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और वन लाइनर क्रैश कोर्स, ये सब मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है।
ये बैच अपने आप में वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसकी मदद से आप किसी भी एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। इतने सारे टॉपिक आपको एक जगह पर इस तरीके से कहीं पर भी मिलते नहीं है, तो ये स्पेशली मैंने डिजाइन किया है ये कोर्स वनडे एग्जाम्स के लिए। डेमो क्लासेस भी इसमें अवेलेबल हैं और इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने एक बैच खुल जाएगा। जब आप फोल्डर के अंदर जाओगे, तो आपको हिस्ट्री के अंदर एक क्लास मिलेगी, एक पॉलिटी के अंदर मिलेगी और एक ज्योग्राफी में मिलेगी। तीनों का आप डेमो ले सकते हो और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अवेल कर सकते हो। ये बैच जो है मेरा, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच है। पिछले कई सालों में कई सारे हजार स्टूडेंट इस बैच की ही मदद से सिलेक्शन ले चुके हैं। तो अब आपकी बारी है, इस बार 2024 को खाली मत जाने दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, ये सारे बैचेस भी आप अवेल कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एग्जाम इंजन में, एक बार आप जाके देखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।